नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। 67th बीपीएससी ऑप्शनल का पेपर था आज, और कुछ दिन पहले ही दिसंबर में ऑप्शनल के पेपर का पैटर्न बदल दिया गया था एग्ज़ाम का, और आज ऑप्शनल का पेपर था। तो देखते हैं कैसा पेपर आया है ये। और ये हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है, काफ़ी बदला सा, और अंतिम बार भी तो था ये लिखित पेपर। अगले साल से तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल का पेपर मिलेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड इस बार आया है, टफ नहीं आया है। अगर आप पूछेंगे कठिन आया है या आसान आया है पेपर में, तो अगर सभी प्रश्नों को देखें तो प्रश्न का लेवल मॉडरेट है, हाँ, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है। टाइम इसको काफ़ी लगेगा लिखने में, टाइम टेकिंग है। ये हर पेपर के साथ ही यही है, हर सब्जेक्ट के साथ यही है कि थोड़ा सा पेपर लंबा था, लिखने में बहुत सारे कठिनाई लगे। जिनको प्रैक्टिस थी वही लिख सकते थे, सवाल नहीं छोड़ के आना मुश्किल था, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं था। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है सवाल एक भी, उनका चांसेस बढ़ जाता ऑटोमेटिक सेलेक्ट होने का। तो देख लेते हैं क्या सब है पेपर में। पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों को उत्तर देना है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में दें। इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये हाईलाइट किया हुआ रहता है। किताबी भाषा में आप प्रश्नों को उत्तर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका नंबर कम हो जाता है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में छपे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को प्रमाणिक माना जाएगा अगर कहीं गलती है तो। और प्रश्नों के विभिन्न भागों को उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ लिखे जाएं, ताकि उनके बीच में अन्य प्रश्नों को उत्तर ना लिखे जाएं। बोला है कि आप जब खंड ए का उत्तर देना शुरू करें तो खंड ए का उत्तर ही लिखिए, खंड 2 का कोई प्रश्न ला के बीच में मत लिख दीजिए, इससे चेक करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखते हैं सवाल कैसा आया है। शॉर्ट आंसर टाइप जो लाए गए हैं सवाल इस बार, मुझे इसमें उम्मीद थी पूरी कि शब्द सीमा कम से कम देना चाहिए था। शब्दों की कोई सीमा नहीं दी है। 12.5 नंबर का एक सवाल है और 4 सवाल डाले गए हैं इसमें, है ना। 12.5 नंबर का एक सवाल है और 4 सवाल डाले गए हैं। और अगर इसमें कोई बोलेगा कि शब्द सीमा नहीं है तो कितने पेज में लिखना चाहिए था इसको, तो 2 से ढाई पेज आपको लिखना पड़ता। मिनिमम 2 से ढाई पेज अगर आप लिखते तो चल जाता। 2.5 पेज मैक्सिमम था, इनफ था। 2.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए था। 12.5 नंबर उतना सही है, दोनों साइड मिला के, और एक आध पेज का आधा, इतना में चल जाना चाहिए 12.5 नंबर के हिसाब से। 3 पेज भी अगर आपने लिख दिया है तो कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 पेज भी लिखा है तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि मेन होता है कंटेंट। इस चीज़ को समझना, कंटेंट मेन मायने रखता है। ये यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है कि आप भर के आ जाइए आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, 3 घंटे के हिसाब से लेंदी पेपर था। पहला सवाल को देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में नगरीय योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल और आसान सा सवाल, हर बच्चा प्रैक्टिस करके जाता है। नगरीय योजना के बारे में बताना है आपको, मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, लोथल के बारे में। एक दुर्ग होता था, पूर्वी भाग होता था, पश्चिमी भाग होता था। पश्चिमी भाग पर जो सम्रांत पर रहते थे वो लोग रहते थे, बाकी पूरा का पूरा जो है वो किलेबंदी से घिरा हुआ रहता था। समकोण पर सड़कें मिलती थी, जल प्रणाली बहुत अच्छी थी, दरवाजे जो हैं वो सड़क पर नहीं खुलते थे। 2 मंजिला भवन भी मिले हैं, कुछ भवन बड़े मिले हैं, कुछ भवन छोटे मिले हैं। एक जैसे जो क्या बोलते हैं व्यापारी लोग होते हैं, जैसे कोई कर्मकार, जो चर्मकार है वो एक जगह रहते थे, बढ़ई एक जगह रहते थे, पुजारी एक जगह रहते थे। ये सब चीज़ें आपको लिखनी चाहिए थी। और क्या था शहर प्रणाली में, इसके नगर योजना में, है ना, यही सब था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था इनका, ये सब चीज़ लिखना था, और ये आसान था सवाल। अगला है बौद्ध धर्म के महत्व और प्रभाव पर एक टिप्पणी कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बौद्ध धर्म का महत्व लिखना था आपको, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, राजनीतिक महत्व क्या क्या पड़ा। उसके बाद आपको प्रभाव लिखना था कि सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा है, और इसी प्रकार से आपको लिखना था। आसान सवाल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था उतना ज़्यादा, मॉडरेट लेवल का था। अगले पर चलते हैं कि राजा हर्षवर्धन के काल में समाज और धर्म का विवरण दीजिए। समाज और धर्म का विवरण देना है, किसके समय की बात हो रही है, हर्षवर्धन के समय में, तो ह्वेनसांग का जरूर जिक्र करना था आपको। ह्वेनसांग के बहुत सारे विवरण हैं इस समय के भारत के, उसके आधार पर आप इस सवाल को लिख सकते थे कि सामंतवाद की शुरुआत मान ली गई थी। इस समय समाज में 4 वर्ण होते थे, जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, वो अपने आप मूल स्वरूप में आ गए थे। मतलब जाति व जो प्रथा है वो अपने मूल स्वरूप में विद्यमान था, लेकिन राजा जो है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता था। और समाज में जो क्या बोलते हैं उसको, अपराध का स्तर था वो कम था, लेकिन गुप्तों की तुलना में अधिक था। गुप्तों के समय में बिल्कुल ही अपराध नहीं था। गुप्तों के समय में जो अपराध किए जाते उसके लिए सज़ा बहुत ही कम रखा गया था, सुधारात्मक उपाय पर ज़्यादा चर्चा किया गया था। लेकिन हर्षवर्धन के समय में क्या था, कुछ सज़ा भी दिए जाते थे, अंगभंग करने का भी हमें प्रमाण मिलता है कि कुछ अपराधियों को अंगभंग किया जाता है।
और जो सम्राट था वो बौद्ध धर्म का पालक करता था, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं था कि वो हिंदू धर्म के लोगों को सताए या दूसरे धर्म के लोगों को सताए। ये धार्मिक में विवरण में आप लिख सकते हैं। सामाजिक विवरण में आप किस किस की स्थिति लिखते हैं? सबसे पहले तो सामाजिक ढांचा जो है उसको लिखते हैं, आप जाति प्रथा का वर्णन करते हैं, फिर आप महिलाओं की स्थिति को लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं? शूद्रों की स्थिति को लिखते हैं। बस इसी में सामाजिक व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कौन कौन सी प्रथा विद्यमान थी, ये सब आप लिखते हैं तो समाप्त हो जाता है। ओके, अगला है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में अलबरूनी की अवलोकन कीजिए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तहकीक हिंद नामक जो पुस्तक इसने लिखी है वो बहुत ही फेमस बुक मानी जाती है उस समय के जो मध्यकालीन भारत था उसको जानने के लिए, और इसमें बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। कई बार बोला है कि आत्ममुग्ध लोग होते हैं, खुद को बहुत ही महान मानते हैं। बहुत सारी आलोचनाएं भी की हैं, बहुत सारा तारीफ़ किया है। भारत के फसल उगाने की जो परंपरा है उसकी बहुत तारीफ़ की है। इसने बोला कि यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि 4-4 फसल लोग उपजा लेते थे साल भर में। तो अलबरूनी का विवरण आपको वहीं से लिखना था और कुछ भी इसमें खास नहीं था। अरबी भाषा की बुक है तहकीक हिंद, उसी के आधार पर आपको लिखना था। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 50 नंबर का था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक चीज़ बताऊं, 100% सवाल जितने हैं इसमें सवाल 100%, एक भी सवाल बाहर से नहीं है। जिन जिन टीचर्स ने गेस किए थे सवाल उनकी हालत पूछो जाके बहुत ही ख़राब होगा, क्योंकि सब ने बताया था कि मौर्य जरूर पढ़ के जाना, मौर्य से सवाल आते ही आते हैं। मौर्य का सामाजिक पढ़ के जाना, आर्थिक पढ़ के जाना, न सामाजिक आया न आर्थिक आया मौर्यों का। कहाँ से पूछे गए 100% सवाल? आप जाके चेक कर सकते हैं। जो यूपीएससी PYQ होता है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल के और जीएस के, उसी में से 100% सवाल आपको कट कॉपी पेस्ट मिलेगा। एक भी सवाल अगर उससे बाहर से कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, नहीं मिलेगा आपको एक भी, नॉट अ सिंगल वन। ओके, अगला है प्राचीन भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान की प्रगति का सामान्य पुनरीक्षण कीजिए। किस किस का बोला है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान की प्रगति का सामान्य पुनरीक्षण करना है। तो इसको इंट्रो में आप क्या लिखेंगे कि जो पाषाण पीरियड है उसी के समय से भारतीय लोगों में ज्ञान विज्ञान के प्रति चेतना देखी गई है। भारतीय लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन भले ही दिए, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को कभी भी नहीं छोड़ा। आप बता सकते हो कि जो वहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई गई है, उस पेंटिंग में पशुओं का जो वर्णन किया गया है उससे हमें पशुओं के विज्ञान के बारे में पता चलता है कि वो उस समय के लोग उस चीज़ को जानते थे। उनको पता था कौन सा पशु कहाँ रहता है ना, किस पशु का किस तरह शिकार किया जाता है, किस तरह पशुओं को फंसाया जाता है। तो ये भी एक कला था उस समय, आप लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये इंट्रो लिख देंगे। उसके बाद आप बताएंगे पाषाण के बाद हम हड़प्पा पीरियड में देखते हैं कि भवनों का उत्तम रूप से विकास किया गया है। उसके बाद थोड़ा बहुत वैदिक लिखेंगे और फिर उत्तर वैदिक लिख देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे किस हिस्से पर? मुख्य हिस्से पर आ जाएंगे। मुख्य हिस्से पर आना है आपको, क्योंकि ये इंट्रो सेक्शन था। मुख्य हिस्से में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे विज्ञान, है ना। उसमें आप क्या सब लिखेंगे कि जो हड़प्पा का पीरियड है उसमें हमें देखने को मिलता है कि शहरीकरण किस तरह किया जाता है, और इतने अच्छे शहरीकरण बिना गणित के संभव ही नहीं है। समकोण पर बांटना, किस तरह से बांटा होगा उन्होंने पूरे ज़मीन को समकोण के आधार पर। उनका जो ईंट है वो ईंट का भी अनुपात फिक्स है। हर ईंट का, हड़प्पा का किसी भी शहर का ईंट का साइज एक ही है, एक ही अनुपात में पूरे शहर का ईंट बनाया गया है। जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया वो बहुत ही बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिलती है वो मोम वैक्स विधि के द्वारा बनाया गया है, और कांसा का बहुत ही अच्छा उपयोग करते थे। धातु बहुत ही अच्छा जानते थे, धातु कर्म जिसको कहा जाता है, मेटलर्जी साइंस जिसको कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा जानते थे वो लोग। तो ये भी तो एक विज्ञान है ना। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छा जानते थे वो लोग। और फिर उसके बाद हम किस में आएंगे? उसके बाद हम वैदिक पीरियड में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें वैदिक में गणित के विकास का दिखाई देता है, ज्योतिष के विकास दिखाई देता है। ज्योतिष बिना गणित के नहीं संभव होता है। ज्योतिष में गणना होता है, कोई फेंकने वाली चीज़ नहीं होती। ज्योतिष एक गणित पर आधारित विद्या है, विद्या प्रणाली है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा विकास दिखता है ज्योतिष शास्त्र का, है ना। और पशुओं को जो बलि दिया जाता था उससे पशुओं के शारीरिक संरचना के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। फिर आप बताएंगे, सुश्रुत का नाम बताएंगे, चरक का नाम बताएंगे जिन्होंने आयुर्वेद के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बाराहमीर का नाम बताएंगे। फिर अशोक के शिलालेखों के बारे में बताएंगे कि इतना अच्छा शिलालेख जो है वो बिना प्रौद्योगिकी के इतनी अच्छी शाइनिंग के साथ नहीं बनाया जा सकता है।
अशोक के शिलालेख पर जो सिंह स्तंभ है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिर आप गुप्तों के पीरियड में आएंगे, गुप्तों का जो लौह स्तंभ है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे कि वो लौह स्तंभ आज तक 1500 साल हो गए लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगा है, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में जो लौह स्तंभ है ना। तो ये सब चीज़ें आप कैसे बताएंगे, तो ये सब चीज़ें विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा में आ जाएगा। फिर जब शिक्षा की बात आएगी तो आप बता देंगे कि वैदिक पीरियड में शिक्षा सभी के लिए था, जो भी शिक्षा हासिल करना था धीरे धीरे समाज के कुछ वर्णों तक सीमित हो गया, लेकिन शिक्षा उस समय विज्ञान की दी जाती थी, श्रुति मात्रा में ही दी जाती थी, मतलब सुन के ही दिया जाता था। लिखित शिक्षा बहुत ही बाद में भारत में आया है, तो विज्ञान की भी दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, जो कृषि है उसकी शिक्षा दी जाती थी, है ना, खगोल के विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। वाराह मिहिर का नाम आता है, अमर सिंह जी का नाम आता, अमर कोश जिन्होंने लिखा है ना, और कालिदास जी का नाम आता है जिन्होंने बहुत सारे साहित्यिक रचना की है। उसी समय में कौन है, उसी समय में है एक आर्यभट्ट जी जो गुप्त साम्राज्य में, गुप्तों का जब साम्राज्य था तो उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो ये सभी वैज्ञानिक तो एक ही साथ थे। तो इन सब के बारे में जो आप लिखेंगे, फिर भास्कराचार्य के बारे में लिख सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आते गए। जो नागार्जुन हैं, नागार्जुन, इन्होंने माध्यमिक शून्यवाद दिया। वो क्या है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिलेट करता है जो आइंस्टाइन ने बहुत ही बाद में दिया है। तो ये सब क्या था, भारत के ज्ञान विज्ञान परंपरा का अलग अलग स्वरूप था विद्यमान। तो इसको लिखना कैसे था, थोड़ा सा इंट्रो, फिर विज्ञान का हेडिंग बनाना है, फिर प्रौद्योगिकी का हेडिंग बनाना है, फिर शिक्षा का हेडिंग बनाना है, और अंत में कंक्लूड करके आंसर को समाप्त कर देना है। ओके। गुप्त काल में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। दोनों को अलग अलग लिखना है, कीवर्ड्स घेर घेर के लिखना। सामाजिक स्थिति की जब बात आएगी तो सामाजिक स्थिति में आप किस किस की चर्चा करेंगे, जो वर्ण व्यवस्था है इसकी सबसे पहले बात होगी। स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था कायम हो गया था, है ना। उसके बाद से आप किसकी बात करेंगे, उसके बाद से महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे, उसके बाद से आप शूद्रों की स्थिति की बात करेंगे, उसके बाद से कानून प्रशासन की बात करेंगे, और यहीं पर ख़त्म हो जाता है सामाजिक स्थिति। जब महिलाओं की स्थिति की बात करो तो गुप्त काल के बारे में जो कालिदास हैं उन्होंने क्या लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के बारे में लिखा है। उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि कोई पुरुष अपने माथे पर सोने की टोकरी लेकर साम्राज्य की एक जगह से दूसरे जगह जा सकता था, कोई उसको परेशान करने वाला नहीं होता था। दूसरा उन्होंने वर्णन दिया है, इस वर्णन को सुन के चौंकना थोड़ा सा, जो कालिदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है गुप्त काल के सामाजिक स्थिति के बारे में, कि उपवन में मदिरा पान करके लेटी हुई स्त्री के वस्त्रों को छूने की हिम्मत वायु देवता भी नहीं कर सकते थे, तो मनुष्यों की क्या हैसियत है। इस चीज़ को, इस पंक्ति को सुन रहे हो, मैं क्या बोला कि उपवन में मदिरा पान करके सोई हुई महिलाओं के वस्त्र को छूने की हिम्मत वायु देवता में भी नहीं थी, तो इंसानों में कहाँ से हो सकती है। ये क्या बताया मैंने, ये उन्होंने तुलना की है कि उस समय महिलाओं की स्थिति भी समाज में कितनी ज़्यादा अच्छी थी और वो कितना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। ये कालिदास जी का लाइन है, इसको अगर लिख के आ जाओगे तो पागल हो जाएगा पढ़ने वाला। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक स्थिति के वर्णन कर से फिर आर्थिक स्थिति पर आएंगे। तो आर्थिक स्थिति पर जैसे ही आएंगे गुप्तों के पीरियड में, तो आपको एक भारत का मैप बताना होगा, आपको भरोच के बारे में बताना होगा, कैम्बे की खाड़ी के बारे में बताना होगा। अलग अलग जो बंदरगाह थे उस समय, वहाँ से विदेश व्यापार बहुत ज़्यादा किए जाते थे। गुप्तों के समय में भर भर के विदेश व्यापार किया जाता था, है ना। वहाँ के जो रोम के लोग हैं वो रोते थे, इस बात पर आंसू बहाते थे कि उनका सारा पैसा कहाँ चला जा रहा है, भारत चला जा रहा है। भारत के वहाँ पर सूती वस्त्र, भारत के वहाँ पर मसाले, हाथी दांत, इन सब चीज़ों का हम निर्यात करते थे वहाँ पर, है ना। और वहाँ से मदिरा वगैरह का आयात करते थे। तो ये सब आप आर्थिक स्थिति में लिख सकते हैं। जगह जगह पर, जैसे बनारस से लेकर नीचे के भाग तक जगह जगह जो है वो सूती वस्त्र के केंद्र बन गए थे, उत्पादन किया जाता था। तो ये सब चीज़ें आप आर्थिक स्थिति में लिख सकते हैं गुप्त काल के। चोल शासकों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। स्थानीय स्वशासन जो है ये चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कौन सा अभिलेख है, एक अभिलेख की चर्चा किए बिना इस सवाल को अगर आपने कंप्लीट किया है तो नंबर आपको कम मिलेगा। वो है कौन सा, उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर का जो अभिलेख था, मेरूर अभिलेख, उसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि वहीं से हमें चोल शासकों के स्थानीय स्वशासन के बारे में पता चलता है। और इनका स्थानीय स्वशासन जो था ये बहुत ही नैतिकता पर आधारित था।
जो व्यक्ति एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति जब बनेगा तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, है ना। उसके परिवार में कोई भी कभी आपराधिक पृष्ठभूमि से ना हो। गांव के मुखिया की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से क्या था कि जो व्यक्ति बनेगा उसको हर चीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी, जो पंचायत होगा उसको, और दोबारा वो नहीं बन सकता, ये तो मैंने बता ही दिया। आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए, उसको दर्शन का, ज्ञान विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वही आदमी बन सकता है। फिर आप डिवीज़न बताओगे कि सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे कौन होता था, उसके नीचे कौन होता था, नाडू वाडू, ये सब विषय वगैरह वगैरह बटे हुए थे, ये सब आपको बताना पड़ता है ना। नाडू भी तो था, नाडू जिला को कहते थे ना, उससे नीचे फिर बटा हुआ था। तो इस तरह से आपको ये सवाल लिखना था। अगला है इसी में एक और जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन, अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए कृषि संबंधी उपायों का उल्लेख कीजिए। बिचौलियों की शक्ति को दबाने वह कहाँ तक सफल रहा था, समझाइए। तो बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ही जो ये था अलाउद्दीन खिलजी, इसने बहुत बड़ा सुधार करने की कोशिश की थी। जो आप सुनते हो, इसने सहनाई मंडी की स्थापना की थी। और इसने क्या किया था, इसने दाम निश्चित कर दिए थे हर चीज़ के, कीमत, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसको कहा जाता है। कीमत निश्चित होने से क्या हो गया था, जो किसान है वो फिक्स था कि इसी रेट पर आपको बेचना है, आपको लाभ हो हानि हो कुछ भी हो। 1/2 मात्रा में कर लेता था, 50% के करीब में कर लेता था। ये जितना आपने उपजाया उसका 50% तक कर के रूप में ले लेता था। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। और तो इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी इसने खुद मुकद्दम जो चौधरी होते थे, गांव के बिचौलियों का काम करते थे, उनको पूरी रूप से समाप्त कर दिया था इसने। बाद में फिर वो पनपने लग गए थे। सेक्शन 2 पर आ गए हम लोग। प्रथम 3 पेशवा के शासनकाल में मराठा शक्ति के विस्तार का विश्लेषण कीजिए। प्रथम 3 पेशवा ही मुख्य रूप से मराठा शक्ति के मुख्य पेशवा थे। उसके बाद पेशवाओं की शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी। कौन कौन थे? बालाजी विश्वनाथ था पहला, बालाजी विश्वनाथ का नाम सुनते हैं, जो फर्रुखसियर के समय में है। फर्रुखसियर के समय बालाजी विश्वनाथ का नाम आता है। उसके बाद से आता है बालाजी प्रथम का नाम, जिस पर मूवी बनी है बालाजी प्रथम। ये मोहम्मद शाह रंगीला उस समय दिल्ली का शासक था। उसके बाद से जो बालाजी द्वितीय हैं उनका नाम आता है। ये 3 मुख्य रूप से पेशवा हैं। इनके शासनकाल का मराठा शक्ति के विस्तार की विवेचना करना है आपको, और तो इसमें कुछ है नहीं। अगला है कि भारत ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का उल्लेख कीजिए। भारतीय समाज पर उनके परिणाम को उजागर कीजिए। समाज पर क्या परिणाम पड़ा है और आर्थिक नीति का उल्लेख करना है। तो आर्थिक नीति को हमेशा 3 भाग में बांटा जाता है। वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में पहला, फिर औद्योगिक पूंजीवाद, फिर वित्तीय पूंजीवाद के रूप में। पहला चलता है आपका जो 1765 से लेकर 1765 में, जब 1764 बक्सर युद्ध के बाद शुरू होता है, 1765 से लेकर 1813 तक ये पहला पीरियड है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद, है ना। क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है इसको। दूसरा है 1813 से लेकर 1857 तक औद्योगिक पूंजीवाद होता है। फिर 1857 से 1947 तक कौन सा चलता है? वित्तीय पूंजीवाद चलता है। ये 3 भाग में बांट के आप इसको बता सकते थे। भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो जब समाज पर प्रभाव आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? जो उस समय के भारत के कारीगर थे छोटे छोटे, जिसमें जैसे बढ़ई हो गया, जैसे उसमें चर्मकार थे, जैसे तेली लोग थे, जो भारत का शिल्प उद्योग था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था था, उसके पूरी रूप से तबाह कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, है ना। जिसके बारे में बेंटिक जो है, विलियम बेंटिक का नाम जो सुनते हो आप, उसने क्या लिखा था कि भारत के मैदान, क्या लिखा था उसके स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, भारत के मैदान भारत के बुनकरों के हड्डियों से पटे हुए हैं। ये गवर्नर जनरल कह रहा है ब्रिटेन का भारत के बारे में, और उन्हीं अपने ही शासन के बारे में कह रहा है। तो ये जो विचार हैं, इस तरह के विचारों को जो आप लिखते तो उनकी आर्थिक नीति एक लाइन में पता चल जाता। जो भारत के इसमें समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत के सामाजिक स्तर पर जो हमारा ग्रामीण स्वायत्तता था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो स्वायत्त थी, वो बिल्कुल पूरी तबाह हो गया इसके बाद। ओके, अगला है 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारणों का मूल्यांकन कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का। फ्रेंच क्रांति के बारे में लिखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए उत्तरदायी बुनियादी और तात्कालिक कारणों की व्याख्या कीजिए। 1789 से 1799 तक ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीरियड है। सामंतवाद, उसके बाद से आर्थिक असमानता, भू असमानता, ये सब मुख्य कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। आसान सवाल था ये तो।
बहुत ही कम सवाल पूछेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही आसान भी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज की भूमिका और महत्व का विवेचना कीजिए। ये पढ़ने में भले ही आपको आसान लगा हो, लेकिन 50 नंबर जैसे ही आता है ना, देखो ये सवाल अगर 200 शब्दों में दे तो आसान हो जाएगा, लेकिन 50 नंबर में ये सवाल लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 6 से 7 पेज लिखना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये लिखना, है ना। लेकिन सवाल ऐसा एक भी नहीं था जो कभी भी पढ़ा ना हो, सुना ना हो, कठिन हो बहुत ज़्यादा कि सोच ही ना पा रहे हो क्या हो। तो इस सवाल को आप लिख सकते थे। अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में महात्मा गांधी के अभ्युदय की व्याख्या कीजिए। किस प्रकार उन्होंने जनसाधारण को इस आंदोलन से जोड़ दिया। तो महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत ही यही थी कि उन्होंने जो जनसाधारण है उनको इस आंदोलन से जोड़ दिया। जैसे अगर आप महात्मा गांधी से पहले का कांग्रेस देखें, 1885 से 1915 तक का, 1915 के बाद गांधी जी आते हैं, फिर से राजनीति में प्रवेश होता है भारत में उनका। तो इस दौरान जब आप देखेंगे तो कांग्रेस का शुरुआती धर्रा क्या था, उदारवादी थे, फिर नरमपंथ गरमपंथ में बट गया, फिर आ गया गांधी जी का समय। तो उदारवाद के समय में शहर के जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो राजा महाराजा उस समय के होते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे, वकील होते थे, उन लोगों का कब्जा था पूरी कांग्रेस पार्टी पर। तो भारत की जनता पर विश्वास ही नहीं करते थे। उनको लगता था ये जनता तो मूर्ख है, ये क्या क्रांति करेगी, क्या आंदोलन करेगी, इसको तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं है। वो भारत के आंदोलन को भारत की जनता के मूल भावनाओं से जोड़ नहीं पाए, है ना। गरम दल जो हैं वो एक आध लोगों को मारते थे, उससे लगता था कि ये जनता तक पहुंच जाएगा, जबकि जनता हिंसा से, जो अधिकांश जनता होती है वो हिंसा से घृणा करती है। ये सत्य है, ये आज भी सत्य है, उस समय भी सत्य था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने किसको हथियार बनाया, गांधी जी ने हथियार बनाया स्वदेशी वस्त्रों को कि भाई सूत कातो। गांधी जी ने हथियार बनाया नमक को। नमक तो जो भी आदमी भोजन करेगा पृथ्वी पर, जो भी मनुष्य होगा उसके थाली का हिस्सा है। तो जब नमक से संबंधित कोई न्यूज़ आएगा, कोई आंदोलन आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए आंदोलन है। ये था, गांधी जी को कोई आयोडीन की कमी नहीं हो गई थी, वो नमक उबालने गए थे। नमक जो था वो प्रतीक था, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पर उसको उन्होंने यूज़ किया कि इस नमक के से हम पूरे भारत की जनता को जोड़ सकते हैं, गरीब लोगों को जोड़ सकते हैं। गांधी जी ने क्या किया जनसाधारण को जोड़ने के लिए, उन्होंने बोला कि भारत के जो साधारण लोग होते हैं वो वस्त्र उनके पास नहीं होता ऐसा कि कोट पैंट पहने सब लोग, सिर्फ धोती नीचे पहन सकते हैं। स्त्रियां किसी तरह अपना शरीर ढकती थी, इतने गरीब लोग होते थे इस समय। तो उन्होंने भी अपना वस्त्र त्याग दिया। उन्होंने बोला छोड़ो, आज से एक ही धोती पहनेंगे, नीचे ही पहनेंगे, ऊपर कुछ पहनेंगे ही नहीं, हाथ में लाठी रहेगा, अपना वही काम करेगा, है ना। तो ये क्या था, ये सब वो टैक्टिक थे जिसके माध्यम से उन्होंने जनसाधारण को आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, लोगों के बीच में ले गए आंदोलन को। पहली बार वो चंपारण क्यों जाते हैं वो, क्योंकि उससे पहले कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का, किसी ने भी किसान के मुद्दे पर कोई बात कभी की ही नहीं, इसलिए वो चंपारण जाते हैं। तो ये सब मुद्दा जब आप लिखते, थोड़ा सा फैक्ट के साथ थोड़ा सा थॉट्स को लिखते, तो ये बेस्ट आंसर राइटिंग हो सकता था। ओके, इन दोनों सवाल में गांधी जी वाला सवाल आपको चुनना चाहिए था, INA और इसमें से तो बेस्ट सवाल होता है, इस पर आपके कंटेंट अच्छे खासे होते। 1917 की रूसी क्रांति, सामाजिक और आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। आसान सा सवाल है, सब लोग लिख सकते हैं लेनिन के बारे में। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विश्व पर इसके आर्थिक तथा सामाजिक परिणामों की चर्चा कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सामाजिक और आर्थिक परिणाम। वर्ल्ड हिस्ट्री से तो बहुत ही आसान से सवाल आए हैं यार, बाकी सारे सवालों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो हिस्ट्री का जिस हिसाब से सवाल है, सवाल मायने नहीं रखता, पेपर लेंदी है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ के गए होंगे पूरा सिलेबस, गेस्ट क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे, उनको दिक्कत आ सकती है। जो पूरा सिलेबस पढ़ के गए होंगे, यकीन मानिए पिछले साल जितना कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने सारे सवाल कम से कम अटैम्प्ट कर दिए हैं, कंटेंट भी अच्छा लिखा है, क्वालिटी भी अच्छी रखी है, सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा अगर आपके GS दोनों अच्छे गए होंगे तो। ओके, बाकी दोनों GS के पेपर तो अटरंगे से आए थे, ऑप्शनल का पेपर उस हिसाब से सही आया है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर तो